चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स। आज से ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं और ऑप्टिक्स के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है। बहुत सारा हिस्सा तो आपने जूनियर क्लास में पढ़ ही रखा होता है, तो इसको थोड़ा डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ना है, इसलिए बहुत इत्मीनान से और कूल होकर पढ़िएगा। और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप वैसे वैसे नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। मतलब मैं बोर्ड पे जैसे लिख रहा हूँ वही आपके नोट्स हैं, मतलब आपको हूबहू जो बोर्ड पे लिखा है जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा आपको नोट्स में लिख लेना है, आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है, फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के जो फिनोमिनाज होते हैं, लाइट के जो बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं, आपने नाम सुने होंगे बचपन में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, है ना, डिस्पर्जन, स्कैटरिंग, बहुत सारे आपने फिनोमिनाज सुन रखे होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। तो सारे फिनोमिनाज को जिस फिजिक्स की ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है उसको हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। यानी ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी वेरियस फिनोमिनाज शोन बाय लाइट। तो ऑप्टिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम लाइट द्वारा शो किए गए बहुत सारे फिनोमिनाज को स्टडी करते हैं। अब सवाल उठता है ऑप्टिक्स को क्लासिफाई करने का। ऑप्टिक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो ऑप्टिक्स में क्या स्टडी करना है? लाइट को स्टडी करना है। लाइट के कितने नेचर होते हैं? दो नेचर होते हैं। बचपन में सुन रखा होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ बेटे। लाइट के दो नेचर होते हैं, इस वजह से कहा जाता है कि लाइट हैज डुअल नेचर। पूरी बात बता रहा हूँ, लाइट के दो नेचर होते हैं, इस वजह से बोला जाता है कि लाइट हैज डुअल नेचर। और जो दो नेचर हैं वो कौन कौन से हैं? लाइट कभी कभी बिहेव करती है एज अ पार्टिकल, मीन्स एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, अ स्ट्रीम ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, और कभी कभी लाइट बिहेव करती है एज अ वेव। मतलब लाइट का जो बिहेवियर है वो दोनों तरीके का होता है, ठीक है। पार्टिकल जैसा भी बिहेव करती है, ठीक है, और वेव जैसा भी बिहेव करती है। आई बात समझ में? तो लाइट हैज डुअल नेचर। मैं पूरी बात एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। इतना समझ में आया? ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लाइट के द्वारा शो किए गए बहुत सारे जो फिनोमिनाज होते हैं वो सब इसी कैटेगरी में स्टडी करते हैं। इसको हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स का क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं लाइट के नेचर के हिसाब से, कि लाइट के दो नेचर होते हैं तो ऑप्टिक्स के भी दो पार्ट हो जाएंगे। आइए देखिए, classification of light on the basis of dual nature of light, on the basis of dual nature of light। मैं चाहूँ तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, यहाँ से मैं इस जगह मैंने क्लियर कर दिया, इसीलिए मैंने कैपिटल लेटर में लिख दिया कि लाइट के दो नेचर होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। दो नेचर होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है पार्टिकल नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर पे आइए। पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि लाइट इज अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। यानी लाइट जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी की एक स्ट्रीम है, एक बीम है, ठीक है। लाइट इज अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटॉन्स। पॉइंट टू बी नोटेड। इन छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। जब आपको हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे तो हम फोटॉन्स के बारे में बताएंगे आपको। वैसे क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है शुरुआत में, खैर कोई बात नहीं। तो लाइट इज अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स एंड दीज फोटॉन्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। तभी बोला जाता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। क्यों? क्योंकि ऐसा एजम्पशन माना गया है कि दीज फोटॉन्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं विद वेरी हाई स्पीड, बहुत ज्यादा स्पीड होती है। कितनी स्पीड होती है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया है 3.8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम में इतनी स्पीड होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं और इसी से पहले एक पार्ट पूरा निपटा देते हैं फिर दूसरे पार्ट पे आएंगे। तो पार्टिकल नेचर के हिसाब से ऑप्टिक्स का एक जो क्लासिफिकेशन है उसको कहा जाता है रे ऑप्टिक्स।
यानी रे ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की वो ब्रांच बन जाएगी जिसमें हम ऑप्टिक्स को ये मतलब लाइट को ये मान के चलेंगे कि इट इज अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स एंड दीज फोटॉन्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेरी हाई स्पीड ब्ला ब्ला ब्ला। बात समझ में आ गई? ठीक है, यानी ऑप्टिक्स को अगर पार्टिकल नेचर के हिसाब से पढ़ा जाएगा, यानी ऑप्टिक्स को अगर ये मान के पढ़ा जाएगा कि लाइट का पार्टिकल नेचर है, तो उस कैटेगरी ऑफ ऑप्टिक्स को हम कहते हैं रे ऑप्टिक्स। अब रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत कौन कौन से फिनोमिनास एक्सप्लेन किए जा सकते हैं इजीली। मतलब ये मत समझिएगा, मैंने टोटल यहाँ फिलहाल 6 फिनोमिनास लिखे हुए हैं, ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, फिलहाल 6 के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हमको पढ़ना है। ठीक है, तो जो फिनोमिनाज हैं वो किसी भी ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन हो सकते हैं, या चाहे आप रे ऑप्टिक्स, इधर आप लिखा हुआ देख रहे होंगे वेव ऑप्टिक्स, आप दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट यहाँ पे इशू ये आता है कि किससे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, बात समझिएगा। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स से आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है रिफ्लेक्शन, आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है रिफ्रैक्शन, और आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई बात समझ में? ठीक है, तो जब हम ऑप्टिक्स को इस तरीके से पढ़ते हैं कि लाइट इज अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो उस समय हम ऑप्टिक्स को रे ऑप्टिक्स की तरह पढ़ रहे होते हैं। यानी कि जब ऑप्टिक्स को स्टडी किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर, तो उस ऑप्टिक्स को कहा जाता है रे ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स से आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग। ठीक है, अब चलिए, जब ऑप्टिक्स को ये माना जाता है कि लाइट एक वेव है, ठीक है, तो फिर ऑप्टिक्स की ब्रांच बन जाती है वेव ऑप्टिक्स। चलिए पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वेव नेचर क्या होता है। एक नेचर तो समझ में आ गया, लाइट के 2 नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर, दूसरा वेव नेचर। वेव नेचर में क्या है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कुछ प्रॉपर्टीज तो जानते ही होंगे, है ना, जैसे वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं, है ना, ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है ना। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength ranges from 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। मतलब वेव की बात कर रहे हो, वेवलेंथ की बात नहीं होगी तो बेईमानी जैसी हो गई, है ना। मतलब वेव है, वेवलेंथ नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक, मतलब एकदम क्लियर है कि वेव अगर आप मान रहे हो तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ तो जरूर होगी। तो मैं वही कह रहा हूं कि वेव नेचर में ये माना जाता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम में है, जिसको हम लोग विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आपको याद हो तो इसी को कहते हैं विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो 4000 से लेके 7800 एंगस्ट्रॉम में ये विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि विबग्योर फैला हुआ होता है। ठीक है, तो लाइट क्या है? अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्टिक्स को इस तरीके से पढ़ूं कि लाइट एक वेव है, तो फिर उस समय वो ऑप्टिक्स कहलाती है वेव ऑप्टिक्स। यानी इफ वी स्टडी ऑप्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, देन द ऑप्टिक्स विल बी नोन एज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स से आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, अभी आप नहीं जानते हैं, डोंट वरी, बता देंगे। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी अभी आप नहीं जानते हैं, फ्यूचर में पढ़ेंगे। और तीसरा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऑप्टिक्स के 2 पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग पैकेट्स ऑफ एनर्जी मानते हैं, और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग पढ़ना है, और वेव ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन पढ़ना है। चलिए, अब पहला फिनोमेना हम लोगों को पढ़ना है लाइट के ऊपर, विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? आपने पढ़ा भी होगा जूनियर क्लास में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी सरफेस से टकराती है, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस चली जाती है, उसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। बहुत सिंपल है, मैंने लिख भी दिया है, आप नोट से बना लीजिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपकी हेडिंग होगी, इसमें आपको लिखना है द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट in the same medium after striking any surface is called reflection of light. Consider the situation, ये एक
पॉलिश्ड सरफेस है, मतलब कोई भी एक सरफेस मान लीजिए, इसका वो मैंने कह दिया इट इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये देखिए AO एक रे ऐसे आई है, AO एक रे है जो यहाँ पे ऐसे आई है। यहाँ पे आप AO को मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर AO जो है वो एक इंसिडेंट रे कही जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे O पे टकराने के बाद यानी O पॉइंट जो हो गया, इस O पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। याद रखिएगा, हमेशा बार बार नहीं बताएंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसके बाद ये जो OB रे है ये रिफ्लेक्ट होके वापस गई है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके वापस गई है, इस वजह से इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। आई बात समझ में? दिस इज द टर्मिनोलॉजी। AO इज इंसिडेंट रे, O इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड OB इज रिफ्लेक्टेड रे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के लॉज, ठीक है। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं बेसिकली, तो मैं आपको समझा देता हूँ, पहले भी आपने पढ़ रखे हैं लेकिन मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 लॉ है। पहला है, आपने सुना होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सुना है? मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ। देखिए कौन सा प्लेन, आपने लॉ पढ़ा ना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, और ये इसके बेस पे यहाँ एक मिरर लगा हुआ है। तो अगर मैंने एक रे ऐसे बनाई तो इस रे के सारे पॉइंट्स इस बोर्ड पे हैं, इस बोर्ड पे है कि नहीं है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहाँ है? इसी बोर्ड पे। देखिए ये पूरा बोर्ड है, ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन। हमने एक रे ऐसे बनाई है जिसका हर पॉइंट इसी बोर्ड पे लाई कर रहा है, इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, यानी A पॉइंट और यहाँ से यहाँ तक लेके सारे पॉइंट कहाँ तक? B तक, ठीक है। फिर हम यहाँ पे बनाते हैं एक नॉर्मल, नॉर्मल हो गई NN डैश, ठीक है। तो नॉर्मल अगर वैसे भी नीचे वाली नॉर्मल का कोई काम नहीं होता, नॉर्मल का काम केवल जिस तरफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे उसी तरफ का होता है। तो अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल भी कहाँ है? नॉर्मल के सारे पॉइंट कहाँ हैं? इसी प्लेन पे है। फिर जब आप रिफ्लेक्टेड रे भी आपने जब ड्रॉ करी तो आपने ऐसे ड्रॉ कर दी, समझ रहे हैं आप बात को? तो O से लेके B तक ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इसका हर पॉइंट, एक एक पॉइंट इसी प्लेन पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब लाइट रे ऐसे आती है तो रिफ्लेक्ट होके ऐसे ही जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट रे ऐसे आए और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली जाए या ऐसे चली जाए। समझ में आ रहा है बात? मतलब ऐसे रे आई, रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी, ऐसे आके ऐसे नहीं चली जाएगी, या ऐसे आके ऐसे नहीं चली जाएगी। यानी रे का जो प्लेन होता है वो हमेशा सेम प्लेन होता है। यानी इंसिडेंट रे के सारे पॉइंट्स, रिफ्लेक्टेड रे के सारे पॉइंट्स, नॉर्मल के सारे पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब कुछ एक ही प्लेन पे रहता है। आई बात समझ में? द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, उड़ने वाला प्लेन नहीं। कुछ लोग समझ लेते सर ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन भी नहीं, प्लेन ऑफ पेपर जिस पे आप ये फिगर बना रहे हैं, सारी की सारी लाइंस, मतलब सारी की सारी इंसिडेंट रे के पॉइंट्स, सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे के पॉइंट्स और सारे के सारे नॉर्मल के पॉइंट्स और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब कुछ एक ही पेपर पे आप बनाते हैं, एक ही प्लेन पे आप बनाते हैं। वही लॉ है। और इस लॉ का जो सेंस है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो सेंस क्या है कि रे अगर प्लेन के लॉन्ग आई है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी प्लेन के लॉन्ग ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि रे ऐसे आए तो ऐसे चली जाए, ऐसे आए या ऐसे चली जाए, ठीक है। हमेशा वो एक ही सरफेस पे रहती हैं, इंसिडेंट रे हो या रिफ्लेक्टेड रे हो। तो पहला लॉ देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देयर आर फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नंबर 1, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। एंड नॉर्मल के बाद जो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये आप बचपन से इग्नोर करते चले आए हो, प्लीज इसे इग्नोर ना करें। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। विच प्लेन? प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बोर्ड जिस पे बना है।
एरोप्लेन नहीं। अगला लॉ है, लॉ बहुत आसान है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ये हुआ आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ये हो गया आर, ठीक है। तो इस आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई बस समझ में। तो हियर आई क्या है, एंगल आई, एंगल आर, एंगल आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रही बात समझ में, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं, ऑलवेज, चाहे सरफेस स्मूथ हो, रफ हो, कैसा भी हो, पॉलिश्ड हो, अनपॉलिश्ड हो, कोई भी सरफेस हो, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर रहते हैं, ठीक है। तो कोशिश मैंने करी है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो मैंने एक डायग्राम पहले से बना के रखा है, कुछ आपको और स्पेशल समझाने के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत स्पेशल आपको बात जो समझानी है वो है अबाउट नॉर्मल, हाउ टू ड्रॉ अ नॉर्मल इफ सरफेस इज नॉट प्लेन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो आपके पास एक प्लेन मिरर था, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, बड़ा मजा आया, सीधे सीधे लाइट आई, जिस जगह पे गिरी तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हो गया नॉर्मल। बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें थोड़ा सा हम लोग, या सीबीएसई के स्टाइल में अगर देखें, तो मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए अब ये फिलहाल बाहर का डब्बा भूल जाइए, आप सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए कि ये एक मिरर है जो कि कर्व्ड मिरर है, घुमावदार मिरर है, ठीक है। तो ए पॉइंट से एक रे गई और यहाँ ओ पॉइंट पे टकरा गई, ओ इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आप तो जानते ही हैं। तो अब सवाल उठता है कि नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा, क्योंकि सरफेस तो टेढ़ा है, सीधा सरफेस होता है तो नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, सरफेस टेढ़ा होगा तो क्या करेंगे। तो माय डियर बहुत खास कोई गणित नहीं लगानी है, आप सिंपल यहाँ जिस जगह पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस जगह पे जो कर्वेचर है, उस जैसे कर्वेचर कैसे ड्रॉ, जैसे इतना हिस्सा हमको मिल गया उस जगह, ये वाला हिस्सा हमने बारीकी से देखा तो हमको ऐसे मिल गया। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोगों ने क्या किया, अपने मन से इसका स्फीयर कंप्लीट कर लिया। जब स्फीयर कंप्लीट कर लेंगे तो ऑब्वियसली एक पॉइंट मिलेगा जो कि क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। और कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और ऐसी लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। वास्तविकता में ऐसी लाइन को नॉर्मल कहा जाता है। ये जो तुमने नॉर्मल लिखा है, बेसिकली ये नॉर्मल नहीं है, ये तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जैस जो है सो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मतलब जो टेक्स्ट है उसमें नॉर्मल शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो आप समझ रहे हैं, जहाँ पे गिरा उस जगह का कर्वेचर देखा हमने, एक स्फीयर बना दिया, और स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सी जो है, मैं सी के बारे में भी लिख देता हूँ, सी यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को लेकर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को लेकर एक डॉटेड लाइन बना देंगे, ठीक है। तो ये लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, वो मैंने शो नहीं कर रहा हूँ, मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी, इसी लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। आई बात समझ में। तो अब यहाँ से ये रे रिफ्लेक्ट हो गई होगी, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा, दिस एंगल विल बी नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बाकी ये बॉक्स मैंने नहीं बनाया, ये मैंने एक प्लेन सरफेस शो किया है। देखिए आप ध्यान से, ये प्लेन सरफेस इसलिए शो किया है, दिस इज प्लेन, ठीक है। प्लेन सरफेस इसलिए शो किया है ताकि मैं आपको फिर से क्लियर कर सकूं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी कुछ एक ही प्लेन पे है, कुछ भी आए बाएं शाएं नहीं भाग रहा है। आई बात समझ में।
चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे अब फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड डेविएशन फॉर रिफ्लेक्शन, यानी जब रिफ्लेक्शन होता है तो कितने एंगल पे रे डेविएट हो जाती है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, जिस रास्ते पे रे जा रही है उससे कोई चीज़ किसी चीज़ से वो टकरा गई, ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से घूम गई, तो जितने एंगल पे वो घूम गई, सपोज रे ऐसे जा रही थी, इस चीज़ से टकराई, ऐसे घूम गई, तो ये जो एंगल आया ये वाला, ठीक है, इस एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए कंसीडर सिचुएशन, ये हमारे पास एक मिरर है mm डैश, ये AO इज इंसिडेंट रे, O इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, हमने ON एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दिस OB इज रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस I कहेंगे, और ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो रे देखिए इस रास्ते पे जा रही थी, सीधा आप स्केल से बनाइएगा, ठीक है, ये रे सीधा इस रास्ते पे जा रही थी, लेकिन ऐसे जाते जाते रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसे घूम गई, तो ये जो एंगल आएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे ये जो एंगल है डेबर या डेल्टा, कुछ भी कहिए, इसी को बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन शो करने का यही एक तरीका है, इनिशियल डायरेक्शन ले लीजिए, ठीक है, इनिशियल डायरेक्शन ले लीजिए और फाइनल डायरेक्शन ले लीजिए, उनके बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। अब सवाल उठता है कि एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा। तो अगर ध्यान से हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डेबर R और I का सम 180 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल I प्लस एंगल R प्लस एंगल डेबर, या सीधे सीधे आप आई आर डेबर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अंडरस्टूड रहता है, आई आर डेबर या डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियन, ठीक है। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होता है, इसलिए आप अगर I की जगह R या R की जगह I, आपके पास दो ऑप्शन हो गए, मतलब जैसे I लिखा है तो I के प्लेस पे R कर दीजिए, तो R ये हो गया और ये वाला R ऑलरेडी था और ये डेबर इक्वल टू 180 डिग्री। या दूसरा ऑप्शन है, ये और लिख देते हैं मैं आपको, दूसरा ऑप्शन क्या है, इस I को I रहने दीजिए और इस R को भी I कर दीजिए और ये डेबर हो गया, ये 180 डिग्री आ गया। नहीं समझ में आया, ठीक है, तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2R, या एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2I। तो ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों याद करें, ठीक है, अंडरस्टूड है कि I और R बराबर होता है, तो डेबर या डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2R है, तो डेबर या डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2I भी उतना ही सही है। आई बात समझ में, मतलब आपको अगर I या R में से कोई भी वैल्यू पता है तो आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 180 में से घटा दीजिएगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका कैलकुलेट हो जाएगा।